हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से आप मान के चलिए पीएससी व्यापम के एग्ज़ाम में, एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। इसके बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, रेखा क्या होता है और रेखा से कोण तक चलेंगे, फिर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको हम जो है आगे डील करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बिंदु ले लेते हैं, बिंदु की कल्पना करते हैं और बहुत सारे बिंदुओं को संरेख कर देते हैं। तो बिंदुओं के संरेखन से जो संरचना हमको मिलता है उसको रेखा कह देते हैं। जैसे बहुत सारे बिंदु को एक ही लाइन से जमा दिए, ठीक है, एक एक के बाद एक बिंदुओं को जमाते गए लाइन से, तो हमको जो संरचना मिलेगा उसको हम रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा। ठीक है, रेखा को हम कुछ इस तरह से जो है शो अप करते हैं, जिसमें दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। तीर का निशान ये बताता है कि इस संरचना को, इस रचना को हम दोनों तरफ से अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। मतलब जो रेखा होती है वो असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका नाम अगर हम नामकरण करेंगे तो इस रेखा को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे रेखा एल या रेखा एम या रेखा ए, रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेखा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसी का एक और टर्म्स आएगा कि रेखाखंड। क्या आएगा बताओ? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है आइए समझते हैं। इसी के टर्म्स में जानेंगे कि जैसे मैंने कहा कि रेखा जो होता है वो बिंदुओं के संरेखन से, यानी कि एक ही रेखा में जमा देने से बनता है। तो अगर इसमें से अगर मैं क्या करूं, दो बिंदुओं की कल्पना कर लूं, जैसे मान लो यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है, तो अब क्या हुआ पता है? जो रेखा था वो यहाँ से यहाँ तक सीमित हो गया। मतलब मैं यहाँ से यहाँ की लंबाई को बता सकता हूँ। ये ए से बी तक हो गया सीमित। तो ये जो सीमित हो गया है इसी को रेखा का खंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेखा का खंड। यानी कि रेखा खंड जो होता है वो सीमित होता है और दो बिंदुओं के बीच जो है एक सीमित लंबाई होता है। इसी को आगे हम लोग चलकर भुजा भी कहेंगे। जब त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज पढ़ेंगे तो इसका नाम बदलकर रेखाखंड से क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। ये असीमित है और ये सीमित है। इसका नाम किसी एक ही पर्टिकुलर किसी अक्षर से दे सकते हैं। इसके लिए दो अक्षरों का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया रेखा और रेखाखंड। ठीक है, सरल रेखा, रेखा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सरल रेखा। यही सरल रेखा एक्चुअल में जो तीर के निशान जो दोनों तरफ होते हैं इनको सरल रेखा कहा जाता है। ठीक है, ना कि सामान्य रेखा ना कह के इसको सरल रेखा कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खंड बन गया तो रेखा खंड। अब आइए अगले टर्म्स में चलते हैं। ठीक है, रेखा से संबंधित जहां से प्रश्न बनते हैं, चलिए एक टर्म्स अगला आएगा समांतर रेखा। क्या आएगा? समांतर रेखा का टर्म्स आएगा। अब समांतर रेखा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, समांतर रेखा होता है कि देखिए शब्दों में यही है, समान अंतर रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जिनका अंतर समान हो। अंतर मतलब मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर मैंने खींचा और इसी के अंतर पर, समान अंतर पर मैंने दूसरा रेखा खींच दिया, एक एल और एक एम। तो अगर दो ऐसी रेखाएं खींची गई है जो एक दूसरे के समान दूरी पर है, देखिए सभी रेखाएं बिंदुओं से बने हुए हैं, तो प्रति इधर के एक बिंदु, इधर का एक बिंदु, हर एक बिंदु इधर के हर एक बिंदु के साथ समान दूरी पर है, तो इसको हम लोग समांतर रेखा कह देते हैं। इसको और इजी वे में समझना है तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत दूरी तक नहीं काटते, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते ही नहीं, तो ऐसी दो रेखाओं को हम क्या कह देते हैं? समांतर रेखाएं कह देते हैं। इनको हम लोग कैसे शो अप करते हैं? देखो एल समांतर है एम के। ठीक है, तो समांतर रेखा से एक प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन, जो कि भी करंट का एग्जाम होना है, तो वहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछता है हम आगे जानेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ कोण के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए समांतर रेखा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और कोण को देखते हैं। किसको देखते हैं? कोण को। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना कोण, तो आपने सुना होगा समकोण, है ना, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब आपने सुना होगा। तो इनको आप जान लीजिए पहले ताकि आगे बनाना आसान हो जाए। ठीक है, देखिए समकोण हम उसको कहते हैं जो 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण को हम समकोण कह देते हैं। अगर कोई कोण 90 अंश से छोटा हो तो उसको हम लोग न्यून कोण कह देते हैं, और कोई कोण अगर 90 अंश से ज़्यादा हो, अधिक हो, तो हम उसे अधिक कोण कह देते हैं। ठीक है, ये टर्म्स को आप याद रखिएगा। अगला और है, एक होता है देखिए सरल रेखा का कोण। देखो सरल रेखा का कोण या रेखा का कोण भी कहते हैं इसको। देखिए सरल रेखा शब्द आ गया ना, ठीक है, तो ये काम का चीज है। तो सरल रेखा का कोण किसको कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर हो। कितने का बराबर हो? 180 अंश के बराबर के कोण को हम सरल रेखा का कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा ने 180 अंश का कोण बिंदु, किसी भी एक बिंदु पर बना रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है,
प्रतिवर्ती कोण किसको कहेंगे, या रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं इसी को। ये होता है 180 अंश से अधिक के कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 190 हो गया, 200 हो गया, तो इनको प्रतिवर्ती कोण कह देते हैं। एक होता है संपूर्ण कोण, क्या होता है संपूर्ण कोण, एक होता है शून्य अंश का कोण। दोनों एक ही है। संपूर्ण कोण जो है 360 अंश का कोण होता है, और शून्य अंश का कोण शून्य अंश का होता है, बनता दिखता स्वयं है दोनों, ठीक है। तो इस टर्म्स को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बाद और कौन कौन से कोण हैं। आइए यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक कोण आएगा आपका पूरक कोण। कौन सा कोण आएगा, पूरक कोण। एक आएगा आपका संपूरक कोण। क्या कोण आएगा, संपूरक कोण। एक आएगा रेखीय युग्म का कोण, रेखीय युग्म कोण आएगा। ये तीन और कोण है जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानने बहुत जरूरी है। देखिए, पूरक, संपूरक और रेखीय युग्म का कोण, एक से ज़्यादा वाले कोण का कॉन्सेप्ट है। ये सब सिंगल सिंगल है। 90 हो गया समकोण, 90 से कम न्यून, 90 से ज़्यादा अधिक। अगर 180 का है सरल रेखा, 180 से ज़्यादा प्रतिवर्ती, 360 संपूर्ण कोण, शून्यांश का कोण। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूरक कोण किसको कहेंगे, मान लो दो कोण है ए और बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ और 90 आता है, कितना आता है बोलो 90, तो ये दोनों जो कोण है ना एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूरक। सपोज कि मैंने एक कोण बनाया 40 अंश का, ठीक है, तो पूछेगा कि मान लो 40 अंश का पूरक कोण क्या है, तो 40 में मैं क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए, तो 50 जोड़ दो तो 90 आ जाएगा। तो भाई 40 का पूरक कोण 50 है और 50 का पूरक कोण 40 है। ये रिलेटिव वाले हैं, ठीक है, संबंधित है। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बोलो 90, ठीक है। इसी तरीके से संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो दो कोणों को मैं जोड़ दूं और 180 आ जाए, कितना आ जाए 180, तो 180 आ जाए तो संपूरक कोण, 90 आ जाए तो पूरक। जैसे मान लो आपको 100 अंश का कोण दिया है, कितने का दिया है 100 का, बोले 100 का संपूरक कोण बताओ, तो भाई 100 में अगर मैं 80 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा, तो 100 का पूरक कोण क्या हो गया 80, और 80 का पूरक कोण क्या हो गया 100। एकदम आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको याद रखना है। पूरक मतलब 90, संपूरक मतलब 180। अब बात करते हैं रेखीय युग्म का कोण। तो रेखी से तो रेखा याद रखो आप। अब इस रेखा में अगर बहुत सारे कोण बने हुए हैं, जैसे मान लो ये एक रेखा है, यहाँ पर एक कोण बना है, फिर इसी बिंदु, एक ही बिंदु पर ना, और यहाँ पर भी एक कोण बना है और यहाँ पर भी एक कोण बना है। जैसे मान लो ये एक्स कोण है, ये वाई कोण है, ये जेड कोण है, कुछ भी नाम हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो कभी भी एक रेखा के एक बिंदु के में जितने कोण बने हुए होंगे उन सबको अगर मैं जोड़ दूं, उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो आ जाएगा आपका 180, क्योंकि रेखा का कोण पहले से जान रहे हैं हम लोग 180 अंश का होता है। तो उस रेखा के किसी बिंदु पर जितने कोण बनेंगे उन सब कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। जहां रेखा दिखे तो हर एक बिंदु पर 180 अंश का कोण रहेगा। इसको आपको जानना जरूरी है। अब अगर ये जान गए तो फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और कोणों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि इस कोण के बारे में आप अच्छे से उसके लिए विचार कर सको, ठीक है। एक कोण आपको और मैं बताता हूँ, रिलेटिव कोण है, वो है शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख, शीर्ष मतलब होता है सर, अभिमुख होता है सामने, कोण यानी कि आमने सामने के कोण। क्या कह सकते हैं हम लोग, आमने सामने के कोण। देखो कैसे आएगा, मान लो ये एक लाइन है L, इसको एक लाइन ने काटा M, तो यहाँ पर 4 कोण बन गया है। देखो ध्यान से देखोगे तो देखो, एक यहाँ पर कोण बना है, एक यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है और यहाँ पर बना है, 4 कोण बना है, ठीक है। कोण किसको कहते हैं, झुकाव को कोण कहते हैं। मान लो दो भुजा या दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती, काटती हैं या कहीं पर मिलती हैं, तो वहाँ पर जो झुकाव पैदा होता है ना, दोनों भुजाओं या दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होगा इस तरह से, इस झुकाव को ही कोण कहा जाता है। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है पता है, शीर्षाभिमुख कोण कि कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा और कोण 4 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। मतलब इन लोग आमने सामने एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का रूल, इसको भी आपको याद रखना है। इतने चीजें अगर आप याद रख लिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में, ताकि आपका इस चैप्टर से कम 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ, समांतर रेखा में। कहाँ चलते हैं, समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा में वापस चलते हैं, तो दो रेखाएं जब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो वे समांतर रेखाएं कहलाएंगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितना चाहो उतना हो सकता है। आपने कॉपी
लाइन वाली कॉपी जो देखिए उसमें जितने भी लाइन रहते हैं ना वो सब एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब कोई भी कॉपी उठा लीजिए जिसमें लाइन हो तो आपको वो रेखाएं जरूर दिखेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से लाइनें होती हैं। देखिए आप देख सकते हैं, खाली पेज तो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इसमें जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, जितनी भी लाइनें दिख रही है, ये सब लाइनें एक दूसरे के क्या रहेंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि कभी एक दूसरे को काटते ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखा को अब एक अगला रेखा आया और बोला मैं काटना चाहता हूँ, काट दिया। ठीक है, कोई तीसरा रेखा आया एन, एल एम तो हो गया है, एन आया भैया काट दिया, एकदम सीधी रेखा है ना, सीधी। ठीक है, तिरछी नहीं है, हालांकि मैं तिरछा बना डाला हूँ, तिरछी नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हर एक रेखा पर 4 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे बताइए, 4 कोण बनेंगे। देखिए मेंशन कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 कोण बन रहे हैं। एक रेखा में 4, दूसरे वाले में भी 4। अगर और समांतर रेखाएं होती तो और उसमें भी 4 बनता। तो अब हमको क्या समझ में पता, इस रेखा पर जो कोण बना और इस रेखा पर जो ये 4 कोण बना, तो इन 4 कोण का इन 4 कोण के साथ क्या संबंध है, यही जानेंगे हम, और यही से प्रश्न पूछता है। तो देखो इसमें 2-3 चीजें हमको जानना जरूरी है। एक है तुम्हारा एकांतर कोण। क्या, एकांतर कोण। एकांतर किसको कहते हैं भाई, अल्टरनेट या अल्टरनेटिव, यानी एक छोड़ के दूसरा। ठीक है, दूसरा के बाद एक छोड़ के दूसरा, मतलब पहला आया फिर दूसरा ना आके तीसरा आया, तीसरा के बाद चौथा आके पांचवा आया, तो वो एकांतर होता है। देखो इसको 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को कह सकते हैं बाह्य एकांतर और एक को कह सकते हैं आंतरिक या अंतः एकांतर। अंतः एकांतर, तो बाह्य एकांतर मतलब बाहर के एकांतर कोण, और आंतरिक या अंतः एकांतर मतलब अंदर के एकांतर कोण। अब देखो इसी में मैं बताता हूं आपको बाह्य और अंतर क्या है। ये वही चीज है, मैंने यहां पर बाह्य कोण, इधर बाहर के कोण, ये देखो ये बाहर के कोण है। क्या है ये दोनों, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बाहर के कोण है। इसी तरीके से अगर मैं अंतः कोण बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ये इसी तरीके से है पूरा, ये वाला कोण अंतः कोण हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो 1 नंबर का जो कोण था और जो 4 नंबर का कोण था, ठीक है, ये बाह्यतम कोण है। क्या है, बाह्यतम कोण है। इसी तरीके से यहाँ नीचे देखो 6 और 7, ये भी बाह्यतम कोण है। अंतः कोण को देखो कैसे है, अंदर वाला कोण को, तो अंदर वाले कोण में देखोगे तो ये देखो, ये 3 है, 2 है, 3 है, और ये 5 है और 8। तो ये अंतः एकांतर और ये हो गया बाह्य एकांतर। ठीक है, इसको आपको समझना है, अंदर के कोण और बाहर के कोण। अब आपको ये समझना है कि अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर में इनमें संबंध क्या है। ठीक है, तो मैं आपको देखो बताना चाहता हूं कि अगर मैं एकांतर कोण देखूं तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 के एकांतर में 4 के एकांतर में 6 है, क्योंकि 1 4 7 6 तो लगातार है। ठीक है, लगातार एकांतर थोड़ी नहीं है, 1 6 7 4 लगातार है। एकांतर नहीं, एकांतर कैसे होगा, 1 फिर 4 आया फिर 7 आ गए, तो ये इसका एकांतर होगा। यानी कि 1 का एकांतर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 का एकांतर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ देखोगे तो 3 2 3 8 5 ये लगातार है, लेकिन एकांतर कैसे है, 3 का एकांतर हो जाएगा 5, 8 का एकांतर हो जाएगा 2। तो एकांतर कोण का नियम ये बोलता है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बताओ, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। हमेशा याद रखिएगा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 का मान 50 अंश है तो 6 का मान भी 50 अंश होगा, 1 का मान 30 अंश है तो 7 का मान भी 30 अंश होगा। ठीक है, मतलब कोण बराबर होंगे भाई। क्या होंगे, कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट है, ये तो पहला हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं यहां बताता हूं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, चमक जाता रहा है, देखिए दूसरा जो संबंध है वो संगत कोण का है। किसका है, संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण कहते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, संगत, साथ वाले, यानी कि इसको मैं एक शब्द में बोलूं तो सेम पोजीशन। अब कहां का सेम पोजीशन, देखो इस लाइन में जो 4 कोण बने हैं उनका पोजीशन, और इस लाइन में एम वाले लाइन में जो 4 कोण बने हैं उनका पोजीशन। अगर सेम पोजीशन वाले कोण को ले लेते हैं, सेम पोजीशन वाले कोण को ले लेते हैं तो हमको संगत कोण मिल जाएगा। जैसे एक जो इस लाइन के ऊपर में है और राइट में है, देखो लाइन के ऊपर में और राइट में है ना एक, इसी तरीके से इस वाले लाइन के ऊपर में और राइट में 5 है, तो जो कोण 1 है और कोण 5 है वो दोनों संगत कोण है।
इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर और लेफ्ट में, और इस लाइन के ऊपर और लेफ्ट में, इस लाइन का लेफ्ट राइट ले रहा हूँ, ठीक है। 4 इसके ऊपर में 4 है और इसके ऊपर और लेफ्ट में 8 है, तो ये दोनों आपस में संगत कोण कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से नीचे वाले को ले लो, देखो इस लाइन के नीचे में 2 है और लेफ्ट में, सॉरी राइट में है। इसी तरीके से इस लाइन के नीचे में 6 जो है वो राइट में है, तो 2 और 6, 2 और 6 ये भी जो है संगत कोण। इसी तरीके से 3 और 7, 3 और 7 ये भी आपस में क्या है, संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बोलो, संगत। अब संगत कोण के लिए रिलेशन याद रखना कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको भाई, संगत कोण आपस में बराबर। तो देखो 2 कॉन्सेप्ट बस बताया हूं, संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण भी आपस में बराबर और एकांतर कोण भी आपस में बराबर। ये जान गए ना, बस बन गया आपका गणित इस चैप्टर से। एक और आखिरी जो रह गया है उसको याद रख लो, बहुत आसान है, वो है निकटतम कोण का, निकटतम 2 कोण का योग हमेशा 180 होगा। कितना होगा बोलो, निकटतम 2 कोण। आपको यहाँ जहाँ कहीं भी निकट दिख रहा है ना, कोई भी 2 कोण, उन दोनों कोणों का आप जोड़िए, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। अब कहीं भी जोड़ दीजिए, कहीं भी आपकी मर्जी, 2 निकट कोण को जोड़ दीजिए। आप चाहे 1 4 को जोड़िए, चाहे 4 3 को जोड़िए, चाहे 3 2 को जोड़िए, चाहे 2 5 खुद क्यों ना जोड़िए, और 3 और 8 को क्यों ना जोड़िए, तो निकटतम 2 कोण, कोई सा भी 2 कोण हो सकते हैं, उन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको तो आप रेखीय युग्म से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। 1 और 4 को, 3 और 2 को आप रेखीय युग्म से समझ सकते हो, 1 और 2 को भी रेखीय युग्म से समझ सकते हो, रेखा ही में तो है ना कोण, तो रेखीय युग्म से समझ सकते हो। लेकिन 3 और 8, 2 और 5 का संबंध इससे समझ सकते हो कि निकटतम 2 कोणों का योग 180 अंश होगा। ये अगर आप जान गए, क्वेश्चन आंसर करना आसान हो जाएगा। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ।